रेडी स्टार्ट। माननीय उपसभापति जी, मैं देश के विभिन्न भागों में सूखे एवं बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमान माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 10 के द्वारा कृषि मंत्री जी से यह जानकारी मांगी थी कि देश में बाढ़ से क्या हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले सत्र में इसी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आवश्यक जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि वह जानकारी अभी तक क्यों नहीं सदन के पटल पर रखी गई? क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखे से भारी क्षति हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है? क्या यह सही नहीं है कि उन लोगों को राहत देने के लिए जितना भी धन केंद्र सरकार ने भेजा था उसको प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका? क्या यह सच नहीं है कि अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने कुछ ही घंटों बाद बाढ़ग्रस्त लोगों को बाहर निकालने का काम आरंभ कर दिया था? वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र से पर्याप्त धन व खाद्य सामग्री समय के भीतर पहुंचाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो बातें कही उनको ध्यान में रखकर यह कहना भी सही है कि लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें शक नहीं है कि लोगों ने बहुत हिम्मत और साहस के साथ इस मुसीबत का सामना किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिसका सब कुछ खो चुका है उसको फिर से बसाने के कार्य में तो उसको सहायता देना सरकार का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि राहत कार्य तुरंत शुरू किया गया, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों को देखने के लिए तुरंत प्रधानमंत्री महोदया, गृह राज्य मंत्री, वित्त उप मंत्री, रेल मंत्रालय में उप मंत्री तथा अनेक संसद सदस्य भी गए थे। पिछले 2 सत्रों में इसी सदन में बाढ़ और सूखे की समस्या पर अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्रालय में उप मंत्री ने यह बताया था कि बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए एक योजना केंद्रीय स्तर पर बनाने के बारे में राज्यों की सरकारों से विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन सूखे का जहां तक प्रश्न है वह तो वर्षा पर निर्भर करता है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखा तो इतने बड़े देश हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी
राज्य में होना असंभव बात नहीं है। प्राकृतिक विपत्तियां तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका सामना किस प्रकार से किया जा सके, इसका हल निकाला जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ। यह विधेयक मेरी राय में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद के अनुसार देर में आने पर भी उचित और स्वागत योग्य है। हमारा ध्यान एक अर्ध शताब्दी से ही इस ओर गया है और हमने राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान किया है। मैं अपने पूर्व वक्ताओं की इस भावना से सहमत हूँ कि इस बिल का विरोध समाज या समाज जगत, जातिगत, राज्यगत या देशगत नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मामले पर एक वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। तमिलनाडु, केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश, जहाँ भी आप जाएं, सभी जगह आज यही भावना है। साहित्य के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से वहाँ के लोगों एवं नेताओं के विचार प्रकट होते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि वहाँ के लोग इस कानून के विरुद्ध हैं, यह ठीक नहीं है। श्रीमान, किसी भी राष्ट्र के सम्मुख जहाँ प्रभु सत्ता का अपना एक महत्व होता है, जहाँ भावनात्मक एकता का महत्व होता है, जहाँ राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ दर्शन और धर्म का महत्व होता है, वहाँ भाषा का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ पर जो विदेशों के राज्याध्यक्ष अथवा राष्ट्राध्यक्ष आते रहते हैं, वे भी यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर इस राष्ट्र की अपनी भाषा क्या है। जब उनको यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर विदेशी भाषा अंग्रेजी का ही प्रचलन सरकारी कामकाज में होता है, तो उनको भी दुख होता है, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो अनेक भाषाओं का एक सुंदर संगम है। उस भाषा को पीछे छोड़कर हमने विदेशी भाषा को जो प्रधानता दी है, उसको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। श्रीमान, आप हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन की ओर दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में देवी की पूजा अंग्रेजी में नहीं बाँची जाती है। विवाह संस्कार के समय संस्कृत के ही श्लोकों का उच्चारण किया जाता है, अंग्रेजी में नहीं। जब हमारे किसान हल जोतते और बीज बोते हैं तो अंग्रेजी के गीत नहीं गाते। जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर लोरी गाती है तो वह अंग्रेजी में नहीं गाती। तो मैं समझता हूँ कि विदेशी भाषा का मोह और उसकी प्रस्थापित करने की भावना असांस्कृतिक एवं अव्यावहारिक है। देश की भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर भारत में पढ़ाने का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। यह व्यावहारिक बात है। लोगों के मन में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमको भारतीय जीवन, संस्कृति एवं दर्शन में दक्षिण का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। सागर स्वयं दक्षिण के चरण पखारता है, किंतु भारत का ललाट उत्तर है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की भावनात्मक एकता
स्थापित हो जिसमें उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की बात न कही जाए। हमारा देश एक है। इस सार्वभौम सत्ता की रक्षा के लिए यहाँ भावनात्मक एकता पैदा करनी है। स्टॉप।